ये बात शुरू हुई थी जब 1947 में तो महाराजा थे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, आजकल लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करते हैं। जम्मू कश्मीर के राजभवन में सबसे बड़ी तब्दीली आई 1965 में, जब सदर रियासत की हैसियत और ओहदे को तब्दील करके गवर्नर बना दिया गया। ये तब्दीली कैसे आई, इनिशिएट किसने की, इसका जो कानूनी और जो कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल नुक्ता इसके ऊपर क्या है, एक गौर करते हैं इसके ऊपर। मेरा नाम जफर चौधरी है। आप मेरे साथ राजभवन की कहानियाँ काफ़ी दिनों से सुन रहे हैं। आपकी दिलचस्पी के लिए बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर का एक अपना आइन था, एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली 1951 में मिली और 1956 में जाकर कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट किया और 1957 में कॉन्स्टिट्यूशन नाफिज कर दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन ने जो एक बात बड़ी वाजह की थी, यही था स्पेशल कैरेक्टर, यही था स्पेशल स्टेटस और इंटरनल ऑटोनॉमी जम्मू कश्मीर की। कॉन्स्टिट्यूशन में एक बात बड़ी वाजह थी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होंगे, हेड ऑफ द स्टेट होंगे जो जम्मू कश्मीर के, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट नहीं करेगी। वो एक नॉमिनेटेड या अपॉइंटेड पर्सन नहीं होंगे, वो एक इलेक्टेड अथॉरिटी होंगे और उनको इलेक्ट करेगी जम्मू कश्मीर की ही असेंबली। यानी जो लोग हैं जम्मू कश्मीर के, वो एमएलएज इलेक्ट करेंगे और वो जो चुने हुए एमएलए हैं वो इलेक्ट करेंगे आगे से सदर रियासत को। जब असेंबली उनको इलेक्ट कर देती है तो उनका नाम जो वो भेजा जाएगा मरकज को, वहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनकी नोटिफिकेशन जारी करेंगे, यानी प्रेसिडेंट का अप्रूवल उनके लिए होना ज़रूरी था। अब इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं कि एक तो आपकी एब्सोल्यूट इंटरनल ऑटोनॉमी आ गई अपना हेड ऑफ द स्टेट चुनने के लिए, लेकिन साथ ही में आपने मरकज को भी ये एक जो रोल है वो देकर रखा हुआ है कि मरकज में जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो उनके प्लेजर पे ही बने रहेंगे, यहाँ के हेड ऑफ स्टेट वही अप्रूव करेंगे। ये जाहिर सी बात है कि आपने अगर रेकमेंड करके दे दिया, चांसेस बहुत ही कम होंगे कि प्रेसिडेंट उस शख्स को डिक्लाइन कर दें, वो उसी को ही अप्रूव करेंगे। इसमें बड़ी चीज़ क्या, जो मोटे तौर के ऊपर इसमें चीज़ क्या है, वो ये है कि जो भी हेड ऑफ द स्टेट होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होगा, उसका नाम गवर्नर नहीं होगा, उसका नाम सदर रियासत होगा। अब बात सिर्फ नाम की ही नहीं है, मजीद उसमें यह है कि वो जम्मू कश्मीर रियासत का ही बाशिंदा होगा, वो मुल्क के किसी दूसरे हिस्से का नहीं होगा। तीसरी बात यह है कि उसको कोई अपॉइंट नहीं करेगा, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कोई और अथॉरिटी उसको अपॉइंट नहीं करेगी, उसको यहाँ के लोग ही चुनेंगे, यहाँ के लोग ही उसको अपॉइंट करेंगे। लेकिन 1965 में सिर्फ नाम नहीं तब्दील हुआ, यानी सदर रियासत से हटा के गवर्नर सिर्फ नाम नहीं तब्दील हुआ, सारा प्रोसेस जो है, सारा तरीकाकार है, सारे अख्तियारात हैं, वो भी बदल गए। उससे क्या हुआ, सदर रियासत का नाम हटाकर गवर्नर का नाम जब किया, 30 मार्च 1965 की बात है, अब वो एक अपॉइंटेड पर्सन हुआ करेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको अपॉइंट करेगी। वो मुल्क के किसी भी हिस्से का हो सकता है, वो ज़रूरी नहीं कि जम्मू कश्मीर का हो, तो लिहाजा उसका जो सारा नेचर है वही सारा तब्दील हो गया। ये हो कैसे पाया? आर्टिकल 370 नाफज है, जिसको 5 अगस्त 2019 को जो है डी कमीशन या डी ऑपरेशनलाइज किया गया। आर्टिकल 370 वाज़ह तौर के ऊपर कहता है कि मरकज़ से बने हुए कोई भी कवानीन जो हैं, यानी कुछ यूनियन लिस्ट हैं, कुछ कंकरेंट लिस्ट हैं, कुछ स्टेट लिस्ट हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के केस में ज़्यादातर कवानीन ऐसे कि भी आपको किसी में असेंबली की कंकरेंस चाहिए, किसी में कैबिनेट की कंकरेंस चाहिए, किसी में कंसल्टेशन चाहिए, लेकिन इस लेवल का आप कोई कानून है वो अपनी मर्जी से जम्मू कश्मीर में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और आर्टिकल 370 का ही इस्तेमाल करके प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से कोई भी जो नेशनल ऑर्डर है, कोई भी जो नेशनल रूल है, उसको जम्मू कश्मीर में एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन उसकी एक प्री कंडीशन है। प्री कंडीशन ये है कि जो जम्मू कश्मीर की असेंबली है उसकी रिकमेंडेशन जो है वो आपके पास जानी चाहिए। अब इसका ताल्लुक जिस तरीकाकार को अप्लाई करके सदर रियासत को रीनेम करके गवर्नर किया गया था 1965 में, वही रूल बुक प्ले करके जो बीजेपी गवर्नमेंट है, इन्होंने आर्टिकल 370 को जो वो किया, डी ऑपरेशनलाइज किया 5 अगस्त 2019 को। असल में काफ़ी बरसों से ये भी सोच रहे होंगे कि आर्टिकल 370 को डी ऑपरेशनलाइज या डी कमीशन कैसे किया जाए। फिर जो पन्ने पलटते 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 पीछे गए 1965 में, तो वहाँ पे देखा कि यहाँ पे तो मिसाल मौजूद है। आर्टिकल 370 को टिंकर करना या आर्टिकल 370 को इस्तेमाल करके कोई नेशनल लॉ जो है उसको जम्मू कश्मीर में अप्लाई करना, ये तो पहले हो चुका हुआ। थोड़ी सारी डाइग्रेशन हो जाएगी, लेकिन दिलचस्पी की बात यह है कि अभी बीजेपी के रजीम में क्या होता है कि कोई भी काम ये करते हैं, कोई भी बात करते हैं जिसका क्रिटिसिज्म होता है, यानी कहीं पे गवर्नर के ऑफिस इस्तेमाल हो गया तो इन्होंने
गवर्नमेंट तब्दील कर दी किसी की, या कुछ भी हो गया तो क्रिटिसिज्म होता है, कहते जी देखिए आपने जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको आप मानते नहीं है, आपने बहुत सारी चीज़ें अपने हाथ में ले ली। तो हर एक सिंगल चीज़ के ऊपर बीजेपी के लीडरान का एक जवाब आता है कि आप हमें क्या बता रहे हैं, ये तो आप पहले कर चुके हुए हैं, आपने फलां रियासत में इसी तरह से किया था, आपने फलां रियासत में इसी तरह से किया था। ये कहते हैं कि आपने इमरजेंसी जैसे हालात लगाए, कहते हैं 1975 में आप तो वो भी कर चुके हुए हैं, सारी चीज़ें हो चुकी हुई हैं। तो लिहाजा 2019 में जो किया था वो 1965 में कांग्रेस के जेर गौर ऑलरेडी वो हो चुका हुआ था। उसी को एग्जैक्टली उसी पैटर्न के ऊपर एक्ट करते हुए जो 5 अगस्त 2019 को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए पूरे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को आर्टिकल 370 को ही इस्तेमाल करके आर्टिकल 367 को अमेंड करके पूरे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को जम्मू कश्मीर में अप्लाई किया गया था। तो तब क्या हुआ था 1965 में? तब ये हुआ था कि जम्मू कश्मीर की असेंबली ने अमेंडमेंट की थी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम हुई। तरमीम होकर उन्होंने ये चीज़ की कि अब सदर रियासत नहीं हुआ करेंगे, अब गवर्नर हुआ करेंगे, और गवर्नर को जो है वो मरकज़ अपॉइंट करेगा जैसे बाकी रियासतों में होता है। अब एग्जैक्ट जो है वो मीमो एग्जैक्ट कानून क्या था उसकी पूरी वर्डिंग तो मुझे याद नहीं है, लेकिन इस तरह से ये चीज़ जो है असेंबली ने कानून पास कर दिया। दिलचस्पी की बात यह है कि जो जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन जिसको 5 अगस्त 2019 को जो है वो कैंसिल किया गया, रिजेक्ट किया गया, जिसको ख़त्म किया गया, उसमें एक चीज़ बड़ी वाज़ेह तौर के ऊपर लिखी हुई थी, और ये होता तरीका भी इसी तरह से होता है कि कोई भी जो कानून बनाने की अथॉरिटी है, एब्सोल्यूट अथॉरिटी है, वो असेंबली के पास रहेगी। असेंबली जब कानून बना लेती है, असेंबली से जब कानून पास हो जाता है, वो कानून नाफिज तभी होगा जब उसको सदर रियासत की मंजूरी मिलेगी। यानी आज के दौर में आप देखेंगे तो जो 2019 से पहले का जो दौर था कि गवर्नर की उसको मंजूरी मिलेगी, कि कानून बनाने की अथॉरिटी जो है, सोल अथॉरिटी है, वो असेंबली के पास है। असेंबली से जब कानून अप्रूव हो जाएगा, असेंबली से कानून पास हो जाएगा, बिल पास हो जाएगा, एक्ट बनने की अब वो सफ़र में पड़ चुका हुआ है, तो वो कानून नाफिज उसी सूरत में होगा जब सदर रियासत उसको अपनी मंजूरी देंगे। और एक कानून के अंदर हर चीज़ को करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है कि किस इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करके आप मंजूरी देंगे। उसमें थी जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्शन 147, उसको इस्तेमाल करके जो सदर रियासत हैं वो कानून को मंजूरी देंगे। तो लिहाजा जो बेसिक स्ट्रक्चर है जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन का था, उसमें ये चीज़ फिर वाज़ह हो जाती है कि कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट हो सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन की कोई भी सेक्शन, कोई भी चीज़ जो है वो अमेंडमेंट हो सकती है, लेकिन सेक्शन 147 जो है उसको अमेंड करने की जो पावर है वो असेंबली के पास भी नहीं है। क्योंकि अगर आपने सेक्शन 147 ही आपने अमेंड कर दिया, जो कि गैर कानूनी है, आप कर ही नहीं सकते, अगर वो आपने अमेंड कर दिया तो जो पावर सदर रियासत के पास थी कानून को मंजूर करने की, वो पावर तो ख़त्म हो गई। तो लिहाजा ये एक बड़ी पेचीदा सी सिचुएशन बन गई कि एक तरफ तो आपने असेंबली में कानून में, कॉन्स्टिट्यूशन में, आइन में तरमीम लाकर, अमेंडमेंट लाकर ये इकरार आपने कर लिया कि अब सदर रियासत नहीं होंगे, उनकी जगह आप गवर्नर रहा करेंगे। उनको अपॉइंट जो है वो नहीं करेगा, जो असेंबली उनको अब अपॉइंट नहीं करेगी, असेंबली उनको इलेक्ट नहीं करेगी, बल्कि मरकज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको अमेंड करेगी। ये सारी चीज़ें तो आपने अमेंडमेंट के ज़रिए कर ली, लेकिन जो सेक्शन 147 है वो आप अमेंड नहीं कर पाए। तो लिहाजा एक कन्फ्यूजन जो है जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अराइज हो गया। वो कन्फ्यूजन ये है कि आप 100 सेक्शन 147 में ही है, तो जहाँ जहाँ पे सदर रियासत आपने लिखा हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, उस सब को आपने रिप्लेस करके वहाँ वहाँ पे आपने गवर्नर कर दिया। कि यानी जिसको कल तक आप सदर रियासत कहते थे कि सदर रियासत ये करेंगे, उनका अख्तियार ये होगा, उनकी पावर ये होगी, सदर रियासत आएंगे, असेंबली को एड्रेस करेंगे, सदर रियासत सम्मन करेंगे, सदर रियासत प्राइम मिनिस्टर का, चीफ मिनिस्टर का या मिनिस्टर का ओहदा भी एक्सेप्ट वो करेंगे, उनकी अपॉइंटमेंट भी करेंगे, उनको ओथ भी देंगे। वो सारे अल्फाज इस्तेमाल जो जो होते थे उनको रिप्लेस करके सदर रियासत की जगह तो गवर्नर कर दिया, लेकिन जो सेक्शन 147 है जिसको अमेंड नहीं किया जा सकता, उसमें अभी जो सदर रियासत जो लफ्ज़ है वो मौजूद है। यानी हर जगह से सदर रियासत को रिप्लेस करके गवर्नर कर दिया, लेकिन 147 सेक्शन जो है उसमें अभी भी सदर रियासत मौजूद है। तो लिहाजा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दो अथॉरिटीज़ आपके पास आ गई, गवर्नर भी आ गया और सदर रियासत भी आ गया। अब इसको एड्रेस आपने करना था मरकज़ से।
अब मरकज़ के नज़रिया से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नज़रिया से जब आप जम्मू कश्मीर को देखते हैं या किसी भी रियासत को देखते हैं, तो हर चीज़ की एक डेफिनेशन होती है। आप कॉन्स्टिट्यूशन उठाकर पढ़ें, आप कोई भी चीज़, कोई भी कानून जब वो शुरू होता है, उसके बारे में बात होती है, तो उसकी एक डेफिनेशन होती है। गवर्नमेंट की भी डेफिनेशन होती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्या डेफिनेशन है? गवर्नमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो एक्ट करती है ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसी तरह से जो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के मानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या थे? द गवर्नमेंट ऑफ द सदर रियासत। गवर्नमेंट मीन्स सदर रियासत। गवर्नमेंट के मानी क्या है? सदर रियासत, एक्टिंग ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। कि गवर्नमेंट के मानी जो हैं वो कोई असेंबली नहीं है या कैबिनेट नहीं है, गवर्नमेंट के मानी है सदर रियासत। लेकिन सदर रियासत अपना कोई भी जो फैसला एक्सरसाइज करेंगे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की रिकमेंडेशन के ऊपर करेंगे। ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जो डेफिनेशन जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की। अब इसको अमेंड करना था ताकि जो कानून बाकी मुल्क में अप्लाई होता है गवर्नर को अपॉइंट करने के लिए, उसको आप जम्मू कश्मीर में भी अप्लाई कर सकें। तो उस वक्त आपके हाथ आया आर्टिकल 370 की, आर्टिकल 370 की सेक्शन 1। सेक्शन 1 को इस्तेमाल करते हुए आपने आर्टिकल 367 जो है उसको अमेंड किया, और 367 को अमेंड करके आपने जम्मू कश्मीर के लिए प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ये जारी किया। उसमें आपने ये लिखा कि जहाँ जहाँ लफ्ज़ सदर रियासत इस्तेमाल होता है, वहाँ वहाँ उसके मानी ये तस्वर किए जाएं कि दरअसल आप गवर्नर के बारे में बात कर रहे हैं। तो लिहाजा जो सेक्शन 147 जब आपके ज़ेरे गौर आती है, और उसमें अगर लिखा जाता है कि भी कोई भी कानून मंजूर तब होगा जबकि उसको सदर रियासत की मंजूरी होगी, लेकिन इस तरमीम के बाद अब आपने ये तस्वर करना है कि कोई भी कानून मंजूर तब होगा जब उसको गवर्नर की मंजूरी होगी। तो इस तरह से एक जो कानूनी एक जो एक एक श्र्यूड, एक इंटेलिजेंट जो नुक्ता है वो इस्तेमाल करते हुए तब्दील किया गया, सदर रियासत की हैसियत को बनाया गया गवर्नर, और प्राइम मिनिस्टर की उसको तब्दील करके बनाया गया चीफ मिनिस्टर। तो अब ये जम्मू कश्मीर का जो मामला है ये हमवार हो गया। तो राजभवन के सफ़र में ये सबसे अहम कड़ी थी 1965 में। इसमें जो उस वक्त जो सदर रियासत थे, अब 1962 में आखिरी इलेक्शन हुआ था सदर रियासत का असेंबली के ज़रिए। उस वक्त जो सदर रियासत थे वो डॉक्टर करण सिंह ही थे। उस रोज़ से, जिस दिन से ये अमेंडमेंट हुई, वही बन गए अब जम्मू कश्मीर के पहले गवर्नर। लेकिन उनका जो अपॉइंटमेंट का कोई अलग से ऑर्डर, कोई सेपरेट ऑर्डर जो है वो सेंटर से नहीं आया। उनका वही जो 1962 में जो इलेक्शन हुआ था उसी के तई वो अभी सदर रियासत बने हुए थे। लेकिन अब जब उनकी मियाद पूरी होती है 1967 में, तब जो गवर्नर अपॉइंट होना था वो मुल्क के किसी भी हिस्से से मरकज़ की मर्जी के साथ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के दस्तखत के साथ, वो गवर्नर अब जम्मू कश्मीर में अपॉइंट हो जाना था। ये अब कानूनी यानी इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल मामला है, इसमें लीगल मामला है। और मैं किसी भी सूरत में, मुझे इस बात की गलतफहमी नहीं है कि मैं कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हूँ या कोई मैं लीगल एक्सपर्ट हूँ। मैं तो बिल्कुल नीम किस्म का जर्नलिस्ट हूँ। लेकिन मैंने बहुत सारा इसका मुताला किया कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं, जिन्होंने, सुभाष जी, कश्यप जैसे लोग हैं, या जो अभी बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर्स हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के जो मुताला किया है, कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया है, इंटरप्रेट किया है, उन सब लोगों की जो आम राय है इसके ऊपर बिल्कुल यकसा नहीं है। लेकिन मोर और लेस जो है वो इसी तरह से सारी चीज़ नज़र आती है कि आपने एक जो लूप होल आपको आर्टिकल 370 में नज़र आता है, उससे आपने इस्तेमाल करके 367 को अमेंड करके जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है उसको जम्मू कश्मीर में अप्लाई कर दिया गया। जो इस सीरीज़ में सारी बातें हम करते आ रहे थे, सारी वेरीफाइबल फैक्ट्स के ऊपर हैं। किस्से लगते हैं, कहानियाँ लगती हैं, एन्जॉयबल लगते हैं, लेकिन वेरीफाइबल फैक्ट्स के ऊपर है। लेकिन ये जो आज का एपिसोड है, इसको मैं लीगल एक्सपर्ट्स के लिए ओपन भी रखता हूँ कि वो अपनी राय इसके ऊपर क्या देते हैं। शायद 2014 या 15 का जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का भी एक फैसला है जिसने कमेंट किया था इसके ऊपर, जो 1965 की ये डेवलपमेंट थी, उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी इसको डिक्लेयर किया था। और ये जनरल जस्टिस हसनैन मसूदी का फैसला था। बाद में उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस भी ज्वाइन की और नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट के ऊपर लोकसभा का इलेक्शन भी लड़ा, और अभी वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं। अब जब ये हो गया तो मेरे ख्याल से अब हम जंप करने की पोजीशन में आ गए हैं
कि अब राज भवन बाकायदा तौर के ऊपर जैसे मुल्क के बाकी हिस्सों में है वैसे शक्ल और सूरत जम्मू कश्मीर में भी अख्तियार कर चुका है। कौन थे वो पहले गवर्नर जिनको जम्मू कश्मीर में भेजा गया, और क्या कंसिडरेशंस थी उन गवर्नर को जो है उनका इंतखाब करते हुए कि किस किस्म के गवर्नर को जम्मू कश्मीर में भेजा जाए, और उस वक्त हालात क्या थे। और जब गवर्नर आ गए एक नए कानून के तहत, यानी अब असेंबली नहीं उनको इलेक्ट कर रही थी, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको भेज रही थी, जब गवर्नर आ गए नए कवानीन नए हालात में, तो किस किस्म के हालात, क्या तब्दीलियां एग्जैक्टली देखने को मिली जम्मू कश्मीर में, ये देखने के लिए आप दिलचस्पी बनाए रखिएगा और अगले एपिसोड का आप इंतज़ार कीजिएगा। आज का एपिसोड देखने के लिए हमेशा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मैनी थैंक्स।